हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, हम क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस कर रहे हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लास्ट टॉपिक आज करेंगे हम कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क का फॉर्मूला, उसकी कुछ कंडीशन और टॉर्क होता क्या है। देखिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टॉर्क का आइडिया दे दूं। स्टूडेंट समझिए कि सपोज आपका एक पॉइंट है और इस पॉइंट में दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स F लग रहा है ऊपर और एक फोर्स जस्ट इसके नीचे, और दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है। तो ये दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल और अपोजिट है तो इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपका, 0 होगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, एक ही है। तो इनका जो रिजल्टेंट आया वो आपका 0 है। अब अगर मैं यही कंडीशन कहूँ और एक बॉडी है आपकी, इस बॉडी पे दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट पे F फोर्स लग रहा है, इक्वल लग रहे हैं और इधर भी F लग रहा है इसके इक्वल, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इक्वल और अपोजिट तो है लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बल्कि ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, आपका एक रोटेटरी इफेक्ट आपका उस बॉडी में क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है ये, ठीक है, आपने एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स ऊपर लगाया और दोनों इक्वल अपोजिट थे। तो इन दोनों फोर्सेस ने क्या किया, बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट किया। और आपको पता है जब बॉडी रोटेटरी मोशन में चेंज करती है या बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, उस टाइम जो फोर्स का एनालॉगस टर्म होता है वो होता है टॉर्क। तो वहाँ पे हम टॉर्क की बात करते हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी पढ़ाया था। तो वहाँ पे जो हम फोर्स के एनालॉगस एक टर्म को बताते हैं जिसको हम कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है कोई भी एक फोर्स इनटू इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है आपका टॉर्क। ये बेसिक आइडिया था कि टॉर्क होता क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपका टॉर्क लगता भी है या नहीं लगता है। हम ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अगर लगता है तो कैसे लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी वाले केस में कि आपके पास एक आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। देखिए आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आपको पता है, एक चार्ज -Q होता है और एक चार्ज होता है +Q। और जो P की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, P की वो डायरेक्शन होती है आपकी माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो आपका एक डाइपोल रखा है, तो हम एक जनरल केस नहीं लेंगे जिसमें डाइपोल ऐसे रखा है, ठीक है। वो तो हम कंडीशन में बताएंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा। हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एंगल पे रखा हुआ है। तो हमने कहा कि यहाँ पे डाइपोल रखा है किसी एंगल पे और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है 2d या 2l जो भी लेते हैं वो होती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको गिवन है, Q गिवन है, 2l गिवन है और थीटा गिवन है और E गिवन है। आपको लास्ट वाली जो भी एक्सप्रेशन है इसी के टर्म में आने चाहिए, या Q इंटू 2l आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था। तो ये जो लास्ट का एक्सप्रेशन है वो या तो Q इंटू 2l या P, E और थीटा के टर्म में ही आएगा। आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो Q इंटू जो 2l होता है वो किसके इक्वल होता है, P के डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। इसे इक्वेशन 1 करके पहले ही रख देते हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई है कि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसे रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्टूडेंट, एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास कहीं पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को पुट करते हैं, ठीक है, सपोज आप +Q चार्ज को पुट करो, सपोज आप -Q चार्ज को पुट करो, कुछ भी हो सकता है। तो जो Q चार्ज है +Q चार्ज, उसमें एक फोर्स लगता है जो कि होता है Q इंटू E, और -Q चार्ज में भी एक फोर्स लगता है Q इंटू E। ये E इक्वल टू F/Q से आया था आपका, F इक्वल टू Q इंटू E। लेकिन ये दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो नेगेटिव चार्ज है इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई होता है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है पहले का जो यहाँ पे आपका काम आएगा।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अगर हम सेपरेटली दोनों की स्टडी करें तो प्लस क्यू चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस प्लस क्यू चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो क्यू इंटू ई होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर भी क्यू इंटू ई लगेगा, लेकिन ई के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप बात को समझना। अब हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेज आ गए। एक आपके पास ये वाला फोर्स है क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स इक्वल है, क्यू इंटू ई और क्यू इंटू ई। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो ये दोनों फोर्सेस किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक कपल ऑफ फोर्स का, और इसकी वजह से जो आपका बॉडी है वो रोटेटरी मोशन क्रिएट करेगी। बॉडी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ से एक रोटेटरी इफेक्ट देगी। क्या, ये दोनों जो है कपल ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। इसको मैं आपको लैंग्वेज में नहीं लिखा रही हूँ, बस आपको बता दे रही हूँ। आपको लिखना क्या है पहले कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, क्यू इंटू ई ब्रैकेट में इन द डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, वो कितना होगा, क्यू इंटू ई कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा दीज टू फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, सो दे मेक द कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक टॉर्क अप्लाई होता है। अब हम सीधे ही टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल टू आपका होता है, आपको पता है, कोई भी एक फोर्स, एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस बोलो। अभी के केस में देखिए जो फोर्सेज हैं, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, एक डिस्टेंस तो इनके बीच की ये है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर वाली होती है, ये वाली, ये वाली, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। जैसे आप ये एज्यूम कर सकते हैं जैसे आपको रोड क्रॉस करनी है, आपको रोड के इधर से उधर को जाना है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, जो आप परपेंडिकुलर सीधे सीधे जाओगे, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। क्रॉस तो और तरीके से भी कर सकते हो आप, हो सकता है कि थोड़ा डायगनली जाओ, ठीक है, या आप थोड़ा सा कर्व शेप में जाओ, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगी, वो आपकी मिनिमम नहीं होगी। तो ये वाली मिनिमम डिस्टेंस है, वही हमको लेनी है, वो निकालनी पड़ेगी। ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी है, मतलब ये थीटा का परपेंडिकुलर ही है। हाइपोटेनस आपको पता है 2l, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया 2l, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे निकालेंगे कोई एक फोर्स, मतलब q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई आपकी 2l साइन थीटा। इक्वेशन 1 से q इंटू टी 2l वाला टर्म जो है वो p बनाएगा, तो ये होगा आपका p साइन थीटा। ये आ गई आपकी टॉर्क की वैल्यू। और इन वेक्टर फॉर्म अगर इस टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे तो टाउ वेक्टर जो होगा वो होगा आपका p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन अगर a क्रॉस b के टर्म में आ रहा है ना, ये p क्रॉस e, तो इसको जैसे भी ऐसे फॉर्म में जो भी आपके वेक्टर आते हैं a क्रॉस b, p क्रॉस e, जो भी आपका, वहाँ पे डायरेक्शन निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। उस तरीके को क्या कहते हैं, इस तरीके में हम क्या करते हैं, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपके पास एक वेक्टर a है, ये आपने वेक्टर एनालिसिस से पढ़ा है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक वेक्टर b है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपके प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड में बने, जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन है उस पे बने, इस प्लेन पे आपका प्रेजेंट है। अब अगर हमें कोई कहे कि हमें a क्रॉस b की डायरेक्शन चाहिए, a क्रॉस b की डायरेक्शन, तो हमारा काम क्या होगा, हम अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं उसको ऐसे कर्ल करेंगे कि वो a से b की तरफ जाए। अब देखो, अगर मुझे a से b की तरफ आना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगी, तो मैं अपने कर्व को, फिंगर से कर्व को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया मैंने, और देखूंगी थंब कहाँ को जा रहा है, थंब किस तरफ, किस डायरेक्शन में टेंड है। तो थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आउटसाइड, जो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, व्हाइट बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे a क्रॉस b की डायरेक्शन ये होगी आपकी, a क्रॉस b की, समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि a से b आपने अपनी फिंगर्स को किया, तो थंब आपका ऐसा आया। अब इसका जस्ट अपोजिट में अगर करूँ, ये आपका आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है आपकी बाहर को, इसका अपोजिट मैं करूँ, ऊपर a ले लूँ, नीचे मैंने b ले लिया। या मैं इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में किसी ने मुझसे कहा कि b क्रॉस a की डायरेक्शन बताओ, b क्रॉस a की डायरेक्शन बताओ। अब मुझे कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, b से
ए में। अब बी से ए आने में मुझे अपनी फिंगर्स को कैसे कर्ल करना पड़ेगा, ऐसे कर्ल करूंगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे कर्ल करूंगी तो क्लॉकवाइज जा रही है फिंगर्स का कर्ल। तो जो थंब है अभी कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अभी के केस में जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या होगी आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम हियर, यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। P क्रॉस E की डायरेक्शन निकालनी है आपको। P क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, P की डायरेक्शन मैंने बताई थी माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो P की डायरेक्शन आपकी ये है और E कहाँ गिवन है आपको, ऐसे। तो टाउ की डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा क्या है, तो आप P से E की तरफ को आइए। P से E की तरफ आने में आपको अपने फिंगर्स को क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, आपने अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाया तो आप क्या देख रहे हैं, जो टॉर्क है वो कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे आप इस मेथड से क्या निकाल सकते हैं, टाउ की डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे केसेस की इसके, कि कौन कौन से केसेस हम टॉर्क के बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे अब टॉर्क की कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन टॉर्क में आपकी अप्लाई होती है। या ये वाला जो हो चुका है ये सफिशिएंट है, फिर भी इसके कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बस आप इसका रिजल्ट याद रखिए, बाकी चीज़ आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में क्या होगी और उन कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम कंडीशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। केस 1 में मैंने कहा कि सपोज जो ये थीटा एंगल है वो 0 है। थीटा एंगल 0 होने का मतलब क्या है, खुद सोचिए। ठीक है, ये आपका डाइपोल है, थीटा 0 मतलब डाइपोल आपका अलाइन है ई की डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए ई की डायरेक्शन तो हमेशा क्या होगी, ऐसी ही होगी, उसे चेंज नहीं करेंगे। बस पीक जो थीटा के अकॉर्डिंग पी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ, ऐसे मतलब माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है। इस कंडीशन में पी है तो पी और ई के बीच दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एंगल बीच का कितना है, 0। इस केस में हमारा टाउ कितना हो गया, देखो टाउ का रिजल्ट कितना आया था आपका, पी ई साइन थीटा। इस केस में जो टाउ है वो कितना आता है ये देखेंगे, तो टाउ आएगा आपका पी ई साइन ऑफ 0, और साइन 0 होता है आपका 0, तो टाउ की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब अभी कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। अब अगर टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, टोटल नेट जो टॉर्क है वो 0 है, इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। मैंने आपसे कहा था, टॉर्क के केस में तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको इसको फोर्स के केस में बताया था कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, वो होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा इसको समझना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम तो होता है, समझ में आया। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पहली बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी इस सिस्टम की, जैसे यहाँ पे डाइपोल की होगी, वो आपकी मिनिमम होगी। मिनिमम होगी तो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये भी कह सकते हैं, या मिनिमम है, तभी तो बहुत आराम में है ना, एनर्जी तो है तो वो तो कुछ ना कुछ करना चाहेगी। तो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के समय बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, ये जब हम पोटेंशियल एनर्जी का टर्म निकालेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप इतना समझ लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम के समय बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। देखिए एनर्जी मिनिमम लेवल पे है तो बॉडी काम करना नहीं चाहेगी, मतलब वो शांत बैठी रहेगी, शांत बॉडी पे बैठी रहेगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दूसरी बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी को अगर उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा हटा भी दे तो वो दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कहने का मतलब बॉडी को अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन से, थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन से थोड़ा मूव भी कराएंगे तो वो दोबारा वहीं आना चाहिए, ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो उसको बार बार उसे अलाइन करने की कोशिश करेगा। होता भी ऐसा ही है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा तो आप इस कंडीशन से उसको थोड़ा हटाएंगे भी, तब भी इसमें क्या लगेगा, टॉर्क अप्लाई होगा, और ये टॉर्क दोबारा से इसको क्या करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे आपने ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की टेंडेंसी क्या है कि घूमना चाहता है और अलाइन होना चाहता है। तो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर हम बॉडी को हटा भी रहे तो दोबारा से किस में आ रहा है, दोबारा से किस में आ रहा है,
अपनी पहले वाले इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करना चाह रहा है। इस वजह से हमने क्या वर्ड यूज किया, स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पहली बार एट स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। दूसरी बात, अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से अगर बॉडी को थोड़ा मूव भी कराते हैं तो वो दोबारा उसी कंडीशन को अचीव करना चाहती है। ठीक है, अब एक आएगा केस, ये तो केस 1 था। ऐसे ही आपका केस 2 आया जब थीटा आपका 0 है। थीटा जब आपका 180 है, जब थीटा आपका 180 है उस समय टाउ की कंडीशन क्या होगी, पीई साइन 180, और साइन 180 आपका गेन 0 होता है तो टाउ की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगेन टाउ इक्वल टू 0 है, टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी मिनिमम नहीं होगी, वो मैक्सिमम आपकी होगी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के समय पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, मिनिमम नहीं होगी। पहली बात, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, पहले तो थीटा इक्वल टू 180 का क्या मतलब है, थीटा इक्वल टू 180 का क्या मतलब, ये ई था तो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके ही अलाउंग होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस क्यू यहाँ हो रहा होगा और प्लस क्यू यहाँ, जिससे ये पी की डायरेक्शन होगी। तो अगर हम इस कंडीशन से बॉडी को थोड़ा मूव कराएंगे तो वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन से और ज्यादा वायलेट होने लगेगी, वो दोबारा उस कंडीशन में वापस नहीं आना चाहिए बल्कि और ज्यादा क्या होगी, वायलेट होने लगेगी। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी है तो मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सपोज आपके पास एक क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल कुछ आपके पास बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, खोखली आपकी कोई बॉल है, ठीक है, और आपके पास एक वो है कोई छोटी सी एक छोटा सा बॉल है, एक बॉल है तो उस बॉल को मैंने यहाँ पे रखा इसके, या फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा। दो अल्टरनेट कंडीशन बताती हूँ, एक ए कंडीशन एक बी कंडीशन। ठीक है, जब मैंने बॉल को ए कंडीशन में रखा तो ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस पर अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ये आराम से रहना चाहती है। बी में भी रखने पे ये अभी भी इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ये आराम से इसी में रहना चाहती है। लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये भी इक्विलिब्रियम है ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर मैं ए को उसकी पोजीशन में थोड़ा सा मोशन में ले आती हूँ, इधर ले आती हूँ, तो ये बॉल दोबारा से नहीं आना चाहिए क्योंकि इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा दोबारा से इसको मीन पोजीशन में लाने के लिए। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बॉडी को अगर उसकी इस पोजीशन से हटा रहे हैं तो वो दोबारा उसी पोजीशन को अचीव करना चाहती है। लेकिन अगर ये वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को मैं हटा के यहाँ पे ले आऊं तो ये बॉडी नीचे गिरेगी, इस पोजीशन में दोबारा वापस नहीं जाएगी। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको समझ में आ रहा है, दोनों है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, लेकिन उसको उसके पोजीशन से थोड़ा सा मोशन करने से वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करना चाह रही है या नहीं, उसी से पे डिपेंड करता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल। वैसे आपका 11th में और अच्छे से ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आगे के आने वाले चैप्टर में आएगा, बट आप अभी इतना समझ लो। और दूसरी चीज, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक और केस 3 क्या है, जब थीटा की वैल्यू होती है 90। देखिए जब थीटा की वैल्यू 90 होती है उस केस में टाउ कितना होगा, पीई साइन 90, और साइन 90 होता है आपका 1, तो टाउ जितना आएगा आपका पीई, या टाउ आपका मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, थीटा का 90 होने का मतलब क्या होता है, थीटा का 90 होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन से थीटा 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे 90 डिग्री के एंगल। ठीक है, तो ये कंडीशन में आपका इस पे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है डाइपोल पे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल आपने ऐसे रखा है, तो इस समय ये क्या है, मैक्सिमम टॉर्क इस पे लग रहा है। मतलब इस पोजीशन में तो आपका डाइपोल रहना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इस पोजीशन में आपका डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क फील करेगा और वो अलाइन होना चाहेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होगा। सो स्टूडेंट, किस तरह से हमने देखा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और वो
टॉर्क लगता कितना है उसके बारे में हमने बात करी कि वो टॉर्क लगता कितना है। तो इस टॉपिक को एक बार और रिवाइज करिए, इसको देखिए, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।